गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज़्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। जगदीश काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वो विजयपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। सेठ जी, मैं जगदीश दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है भूषण, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है, पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूँगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो जगदीश, क्या बात है? अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है जगदीश, तुम गौशाला में रह सकते हो। तब से जगदीश गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वो रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज जगदीश अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। भगत सेठ को भी जगदीश का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वो अपना काम सफाई से करता था। जगदीश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसीलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। जगदीश भगत सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वो अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से जगदीश भगत सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। जगदीश की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ जगदीश, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। भगत सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर जगदीश से कहता है, देखो जगदीश, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। क्या? जमींदार का घर? हाँ जगदीश, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं, ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है। और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है।
तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन जगदीश जमींदार जी के घर उनसे बात करने जाता है। तू रुको, कहाँ अंदर जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है। नमस्ते जमींदार जी, मैं जगदीश, मैं जगत सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा जगदीश, बोलो, तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से जगत सेठ के पास काम कर रहा हूँ, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कोई 5 से 6 हजार रुपए होंगे मेरे पास। वाह, ये तो बढ़िया रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ जगदीश, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता मत करो। ये पूरे 5,800 रुपए हैं, आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो जगत सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हैं। उस दिन जगदीश अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चला जाता है। जगदीश, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही जगदीश ईमानदारी और मेहनत से जगत सेठ की यहाँ काम करता रहा। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन जगदीश सोचता है, अब बहुत साल हो गए जगत सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, उन्हें मैं अपनी जमीन खरीदने में लगाऊं। आज ही जमींदार से मिलकर अपने रुपए मांगता हूँ। ये सोचकर जगदीश जमींदार जी के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 5,800 रुपए दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। वैसे कौन से रुपए? अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए लेने आए हो। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर जगदीश की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। जमींदार के आदमी जगदीश को डंडे से खूब मारते हैं। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। फिर जगदीश दुखी होकर अपने घर चला जाता है। उसके शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। दो दिन से जगदीश घाव के दर्द के कारण भगत सेठ के घर काम के लिए नहीं जा पाता है। इसलिए अगले दिन भगत सेठ खुद जगदीश के पास आते हैं। जगदीश भाई, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? सेठ जी, जिस जमींदार के पास मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है, वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। माफ कर दो जगदीश, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी भी है।
नहीं सेठ जी, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो उस जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस जमींदार से वापस मिलेंगे भी। जगदीश, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। भगत सेठ जगदीश के कान में सारी तरकीब बताता है। ठीक है सेठ जी। हे ऊपर वाले, ये तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले दिन भगत सेठ बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के घर जाता है। अरे भगत सेठ, आप आज खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। नमस्ते जमींदार जी, मैं तुम्हारे यहाँ कुछ महीनों के लिए व्यापार करने आया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? इसके वाय इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे भगत सेठ, ये भी कौन पूछने की बात है। मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहाँ पर जगदीश आ जाता है। अरे जगदीश, तुम अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार जगदीश के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ करना जगदीश, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूँ। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता, और जो हराम की कमाई का खाता है, उसका कभी अच्छा नहीं होने देता।